हाय फ्रेंड्स। आज हम घटना चक्र को कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, इंडियन पॉलिटी। इसमें हम संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया टॉपिक को डिस्कस करेंगे, साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन एंड आंसर को डिस्कस करेंगे और उनके डिस्क्रिप्शन को भी देखेंगे, डिटेल्स में देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? इसका उत्तर है स्वराज्य पार्टी 1934 में। आइए इसका डिटेल देखते हैं। मई 1934 में रांची में स्वराज्य पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधित्व की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? एम.एन. रॉय ने प्रस्तुत किया था। वर्ष 1934 ईस्वी में भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम.एन. रॉय ने प्रस्तुत किया था, पहला विचार। अगला क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था किस मिशन के द्वारा? आइए डिटेल में देखते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात होने के पश्चात का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिस मिशन 1942 द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या के अनुपात में था। आइए इसका डिटेल देखते हैं। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया और मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी। प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। अगला क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो इसमें विलियम वुड जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे। पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिस्प थे और एबी अलेक्जेंडर थे। आइए इसका डिटेल देखते हैं। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा था। इस मिशन के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिस्प यानी इसके अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड थे, पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव थे और एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। भारतीय संविधान सभा का
प्रतिनिधि निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आइए इसका डिटेल देखते हैं। 24 अगस्त 1940 ईस्वी को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 ईस्वी को कार्यभार संभालेगी और वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष एवं उप सभापति बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कैबिनेट मिशन डिटेल में देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 ईस्वी की घोषणा तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1940 ईस्वी को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषक मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सदस्य के सदस्य नहीं थे। आइए इसमें कथन और कारण को देखते हैं। बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। सही है। कारण देखते हैं। बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। ये गलत है। इसके आधार पे हमारा ऑप्शन सी सही है। कथन सही है पर कारण गलत है। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लेलिंगथो के स्थान पर विस्काउट बेबेल वायसराय और तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वे भारतीय संविधान गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार में बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 ईस्वी में उन प्रस्तावों को बेबेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। बेबेल योजना के प्रस्तावों से कार्यकारिणी में मुसलमान सदस्य की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद के वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़ करके सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। बेबेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारत को पूर्ण स्वराज्य की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था जिससे भारत का विभाजन रुक सके। अतः कथन सत्य है और कारण गलत है। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम
थी, गलत। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, गलत। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, सही। इसका सही उत्तर है ए और डी, दो सही है। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कौन सा है? आइए इसको देखते हैं। इसने बड़ी संख्या में समितियों के मदद से काम किया, उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण है, ये सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, ये भी सही है। निर्वाचन सार्वभौम व्यवस्था के मताधिकार के आधार पर किया गया, गलत है। चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। संपत्ति शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित थी, सही है। इसको डिटेल में देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ, न कि सार्वभौम व्यस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष विधि द्वारा। कर, संपत्ति, शैक्षणिक योजना के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था, सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं थे। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की सभाओं द्वारा चुना गया था, सही है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, इसका आंसर प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुआ था। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर, डिटेल में देखते हैं। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की स्थापना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, किसके द्वारा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, भी सही है। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बना। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के
सम्मुख है। संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। सही है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। ये भी सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था। ये भी सही है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। गलत। आइए डिटेल में देखते हैं इसका। भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों, संसद, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? भारतीय संविधान सभा कुल 12 अधिवेशन हुए थे। आइए डिटेल में देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण से संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन हुए थे और कुल अवधि 165 दिन की हुई थी। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया और 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 ईस्वी को समवेत हुए थे, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार निर्माण हुआ अपना संविधान। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था और संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो इसका उत्तर है 2 साल 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन ए। मैच करना है। आइए, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। दूसरा है, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य कौन थे? के.एम. मुंशी थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? वी.टी. कृष्णमाचारी। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव थे, जो संवैधानिक सलाहकार थे भारतीय संविधान के निर्माण के टाइम में। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था इनके द्वारा? के संथानम द्वारा। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा हुई थी। संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया जिस पर विचार एवं परिवर्तन करने
के प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा परंतु किया गया BN राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। संविधान सभा की भारतीय संविधान का तृतीय वाचक कब प्रारंभ हुआ था? आइए डिटेल देखते हैं इसका। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचक 17 नवंबर 1949 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, जो हमारे इस ऑप्शन में नहीं है, और 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला था। अतः प्रश्न में दिए गए ऑप्शन नहीं है इसमें। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। आइए डिटेल में देखते हैं इसका। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत किया और संविधान को अपनाने के उनके पूर्ण होने, पारित होने तथा इनको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता अंतकालीन संसद अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हुए। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 ईस्वी के प्रारंभ में हुआ। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने तक की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान की स्वीकृति किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था। भारतीय संविधान, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में लाहौर अधिवेशन में झंडा फहराया था, इसलिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया। आज़ादी के पूर्व 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हो गया। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अधिनियमित किया गया संविधान सभा द्वारा। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। कहाँ से निर्वाचन हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन हुआ था।
आइए डिटेल में देखते हैं। वर्ष 1996 ईस्वी में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से चुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के M.R. जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की। पश्चिम बंगाल से उन्होंने पहली बार जीता और फिर बम्बई प्रेसिडेंसी से। ये अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जन्म 1891 में हुआ था और मृत्यु 1956 में हुई थी। भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 को महू मध्य प्रदेश में तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श पर भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में, सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया गया। ये भी सही है। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। डिटेल में देखते हैं। नवंबर और दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। आइए कथन और कारक को डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, सही है। इसको एक गृहस्थ संविधान कहा जाता है, ये भी सही है। इसके तर्ज पे हमारा कथन और कारक दोनों सही है, परंतु कारण जो है वो सही नहीं है एक का कथन का। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी। मौलाना आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए अपना समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? महात्मा गांधी ने। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्माताओं ने
अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका था? इसका उत्तर है आइवर जेंगिस। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑस्टिन ने कहा था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कथन पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ऑस्टिन का था। यह वक्त उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15 महिला सदस्य थी। आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।